हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईटी 2023 के पीवाईक्यू डिस्कशन में। आज हम जनरल टेस्ट का पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से मैं पहले आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं आईआईटी रोपर से बीएससी बीएड परस्यू कर रहा हूं। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स obtained by a student per subject was 65. If he had obtained 20 marks in English and 2 more marks in maths, his average marks would have been 67. How many subjects were there in the examination? हमें कितने सब्जेक्ट हैं एग्जामिनेशन में ये फाइंड करना है। तो आपको जैसे एवरेज का फॉर्मूला पता होगा, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं एग्जामिनेशन में। तो लेट कर लेंगे हम, लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हमने लेट कर लिया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट एक्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट पर सब्जेक्ट हुआ 65। जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में 65 मार्क्स आए हैं, लेकिन जो इंग्लिश है उसमें 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आए हैं और जो मैथ है उसमें 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आए हैं। तो चलिए हम इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं एवरेज मार्क्स हमें गिवन था 67 और जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट में 65 मार्क्स आए हैं। तो हम 65 इंटू नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमने लेट एक्स कर सकता था, 65 इंटू एक्स। और जो हमारे पास इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आए हैं जो कि 20 थे और मैथ में जो थे वो 2 थे, और टोटल हमने लेट अप नंबर ऑफ सब्जेक्ट मान रखा था जो कि एक्स है। तो इसे नीचे हम डिवाइड करेंगे। अगर आप इसे अब आगे की तरफ कैलकुलेशन करते हैं, 67x 65x प्लस 22, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 11th आ जाएगी। मतलब सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो थे एग्जामिनेशन में, नंबर ऑफ सब्जेक्ट वो आपके 11 थे। तो आपका सही ऑप्शन, आपका नंबर 2 सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ABC can complete a work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work 4 days before its completion. B also left the work 2 days after it left. In how many days was the work complete? तो जैसा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके एक फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहाँ पे हम एफिशिएंसी की बात करें तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 1/10। एक दिन में वो कितना काम करता है तो 1/10 काम करेगा वो। बी की एफिशिएंसी हम देखें तो 1/12 हो जाएगी, वो एक दिन में कितना काम करता है। और हम सी की एफिशिएंसी देखें तो वो आपकी हो जाएगी 1/50। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें फाइंड क्या करना है, इन हाउ मनी डेज वाज द वर्क कंप्लीट। हमें तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज व्हेन completed वर्क इक्वल टू टी। मतलब कि टोटल हमें टी डेज लग रहे हैं इस पूरे कंप्लीट करने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो काम ये कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, लेकिन ए टोटल टाइम टी काम होने के 4 दिन पहले ही वो छोड़ देता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी हैं जो काम कर रहे हैं आपको T-4 डेज के लिए। मतलब कि टोटल टाइम होने से पहले ए प्लस बी प्लस सी में ए हट जाता है। मतलब ये तीनों एक साथ मिलकर T-4 डेज काम करते हैं। और उसके बाद से बी प्लस सी कितने दिन काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डेज। मतलब बी प्लस सी मिलकर 2 दिन ही काम करते हैं। उसके बाद से बी भी हट जाता है, उसके बाद से सी बच गया तो वो कितने दिन काम करते हैं तो वो 2 दिन काम करते हैं। तो उसके बाद से हम चलिए इनके वर्क निकालते हैं कि वर्क इतने दिनों में ए प्लस बी प्लस सी कितना वर्क किए। ये तो हमने डेज लिख रखा है, तो कितने वर्क किए। तो वर्क निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पे, एफिशिएंसी इनटू टाइम से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। जबकि यहाँ पे हमने ए का एफिशिएंसी ये लिख रखा है, बी का एफिशिएंसी ये लिख रखा है, सी का एफिशिएंसी ये लिख रखा है। तो चलिए पहले हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी जो कि आपको T-4 डेज वर्क कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 होगी एफिशिएंसी ए की, इंटू 1/12 होगी बी की, इंटू 1/15 होगी एफिशिएंसी सी की। तो ये आपका आ जाएगा T/4/4। ऐसे ही हम बी प्लस सी जो काम कर रहे हैं साथ में 2 दिन के लिए, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो बी की एफिशिएंसी हमने निकाला कि 1/12, सी की 1/15, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 3/10। ऐसे ही हम सी की एफिशिएंसी निकालें
जो कि 2 दिन इसने काम कर रखा है और इसकी एफिशिएंसी थी आपकी 1/15, तो इसका वर्क आ जाएगा 2/15 आपका वर्क आ गया। अब फाइनली आपको बस कुछ नहीं करना, आपने सबका वर्क फाइंड ही कर लिया। तो अब सारे वर्क को एक बार टोटल वर्क को आप यहाँ पे ऐड कर लें। टोटल वर्क आपका हो जाएगा t-4/4 इक्वल टू प्लस 3/10 प्लस 2/15। ये आपने जो वर्क निकाला है वो एक दिन के लिए, तो इसे हम एक के इक्वल इसको कर देंगे। और यहाँ से अगर आप t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको t की वैल्यू आएगी 94/15, जिसे हम 6 गुना 4/15 भी लिख सकते हैं। मतलब ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आ चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A person traveled 245 kilometers in 6 hours in two stages. In first part of the journey, he traveled by bus at the speed of 40 kilometers per hour. In the second part of journey, he traveled by train at the speed of 50 kilometers per hour. How much distance does he travel by the train? हमें फाइंड करना है कि वो बंदा 50 किलोमीटर स्पीड के जो ट्रेन को ट्रेवल कर रहा है तो वो कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम एक फिगर बना के उसमें जो कह रहा है वो लिख लेंगे। टोटल हमारे पास 245 किलोमीटर का ड्यूरेशन है, जो कि ये 6 घंटे में कवर कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं कि जो बस है, बस इतनी दूरी चल रही है और जो बाकी का दूरी है वो हमने ट्रेन से यहाँ पे ट्रेवल कर रखा है। तो अगर ये हम बस की जो ट्रेवल कितने किलोमीटर बस ट्रेवल कर रहा है इसे हम लेट कर लेते हैं। अगर ये x किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल की हुई है तो टोटल हमारी डिस्टेंस है 245 किलोमीटर। तो ट्रेन से कितना हमने किया है 245 माइनस x किलोमीटर। उसकी वजह से आपको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हम टाइम के फॉर्म में लिख लेंगे ये बस के लिए कितना टाइम लग रहा है और ट्रेन के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो आपका टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हमने 1 किलोमीटर मान रखा है और टाइम आपको कितना लग रही है, टाइम हम निकाल रहे हैं। टाइम इक्वल टू आपका डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और आपका स्पीड यहाँ पे गिवन दिया हुआ है बस के लिए 40 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की बात करें, ट्रेन की आपकी हो जाएगी 245 माइनस एक्स, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। और हम स्पीड की बात करें तो ये इसकी स्पीड दे रखी है 50। ये हमने टाइम निकाली दोनों को, ये आपकी बस की टाइम बस की हो गई और ये आपकी टाइम हो गई जो कि ट्रेन की हो गई। तो चलिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 आवर दे रखा है टोटल टाइम, तो हम इसको अब ऐड करते हैं वो भी नेक्स्ट पेज में। तो हमारी टाइम हो जाएगी x/40 जो कि बस से है, 245 माइनस x/50 जो कि ट्रेन से थी, और टोटल टाइम हमें ट्रेवल करने में 6 आवर्स लग रहे हैं। तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेकर 205x प्लस 4 टाइम्स 245 माइनस x इक्वल टू 6। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो आती है आपको 220 किलोमीटर। तो ये x की वैल्यू हमने निकाला है जो कि किसके द्वारा ट्रेवल हुई है, ये बस के द्वारा ट्रेवल की गई है। जो ये डिस्टेंस है बस के द्वारा ट्रेवल की गई। टोटल हमारे पास डिस्टेंस थी 245 किलोमीटर, तो हम इसमें से माइनस कर लेंगे 220, 245 माइनस 220 आपका आ जाएगा 25 किलोमीटर। मतलब 25 किलोमीटर हमने ट्रेन से ट्रेवल किया है। ट्रेन ट्रेवल, तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 25 किलोमीटर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The weight of two person A and B in the ratio of 3:5. Age weight increased by 20% and total weight of A and B together becomes 8 kg. With a total increase of 25%, by what percent did the weight of B increase? हमें B का परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज इंक्रीज किया है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। लेट कर ले रहे हैं, लेट देयर वेट ऑफ A एंड B बी 3 के एंड 5 के रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का 3 के हमने रिलेट कर लिया और बी का 5 के रेशियो के। उसके बाद से यहाँ पे दे रखा है टोटल वेट विथ अ टोटल इंक्रीज ऑफ वेट ए ऑफ बी 25%। मतलब 25% ए और बी का, ए प्लस बी का जो इंक्रीज हो रहा है टोटल वेट इंक्रीज बाई 25%। यहाँ पे न्यू टोटल वेट जो हमें गिवन है, न्यू टोटल वेट वो कितनी गिवन है हमें 80 kg।
चलिए नेक्स्ट पेज में हम निकालते हैं। तो इसका न्यू टोटल वेट दी गई है। ओरिजिनल वेट हम कितनी होगी, ओरिजिनल वेट की बात करें 25% गेन हो रही है, तो 80/1.25 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका ओरिजिनल वेट निकल जाएगा जो कि 64 kg है। जैसा कि हमने पहले लेट कर रखा है ए की 3K प्लस बी की 5K इक्वल टू 64 kg। यहाँ से आप के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी, के की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगी आपकी 8 kg। तो ओरिजिनल वेट क्या होगी, ओरिजिनल वेट इंडिविजुअल की बात करें, ओरिजिनल वेट हो जाएगी आपकी ए की आपकी होगी 24 kg एंड बी की आपकी हो जाएगी जो 5K था, के की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हो जाएगी 40 kg। उसके बाद से यहाँ पे फिर गिवन था क्वेश्चन में कि ए की वेट ओरिजिनल वेट से 20% इंक्रीज कर रही है, तो ए की न्यू वेट क्या हो जाएगी आपकी, ए की न्यू वेट 20% इंक्रीज कर रही है, तो ए की वेट है यहाँ पे 24 kg। अगर हम इसका 20% लेंगे 24 इंटू 0.2 तो आपकी आ जाएगी 28.8 kg। ये हो गई ए की। और टोटल हमारे पास वेट निकाल रखी थी हमने ओरिजिनल वेट 64 kg, तो हम यहाँ से बी की वेट निकाल लेंगे। बी की वेट कितनी हो जाएगी, बी की वेट की बात करें तो 64 माइनस 28.8 kg, तो यहाँ पे आपकी 51.2 kg आ गई बी की वेट। अब हमें बस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज कितना इंक्रीज हुई है इसकी, तो इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज बाय ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल वेट इंटू 100। पहले इसकी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करें कि पहले इसकी 40 kg थी बी की वेट और अब हो गई है 51.2 kg, तो कितने का इंक्रीज हुआ है 11.2 kg का। और ओरिजिनल वेट हमें पता है कितनी है 40 इंटू 100, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 28% आपकी बी की वेट आ जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, अमन got 25% of the maximum marks in the examination and he failed by 10 marks. However, Pawan who take the same examination got 45 marks of the total marks and got 15 marks more than the passing marks. What were the passing marks of the examination? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो दोस्त हैं, एक अमन है जो इसका 25% मार्क्स आते हैं, फिर भी वो फेल कर जाता है, 10 मार्क्स से उसका कम आता है तो वो फेल कर जाता है। ऐसे ही अगर बात करें सेम एग्जामिनेशन में पवन एग्जाम देता है तो जो उसका टोटल मार्क्स आता है उसका 45% आता है, लेकिन पासिंग मार्क्स से उसका 15 मार्क्स ज़्यादा आता है। तो चलिए हम इसे देखते हैं कैसे करेंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन इक्वल टू एम, और जो पासिंग मार्क्स है पासिंग मार्क्स इक्वल टू पी। हम दोनों केस में, अमन के केस में और उसके से पवन के केस में लिखेंगे कि पासिंग मार्क्स हम एक इक्वेशन लिख के चेक करेंगे। तो पहले हम अमन की केस लेते हैं। अमन का केस है, अमन स्कोर 25% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स बट फेल्ड बाय 10 मार्क्स, मतलब का वो मैक्सिमम मार्क्स का वो 25% लाता है, मतलब 25% 0.25 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स वो लाता है, और पास होने के लिए उसको 10 मार्क्स मतलब कम ही आते हैं तो पास नहीं कर पाता। इसमें हम अगर मैक्सिमम मार्क्स में अगर हम जो उसने ऑब्टेन कर रखा है मैक्सिमम मार्क्स में जो 25%, अगर हम इसमें 10 मार्क्स अगर और ऐड कर देते हैं तो वो पास कर जाते हैं, मतलब ये पासिंग मार्क्स के बराबर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमन गॉट 25% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे हमने लिख लिया 0.25 ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अगर उससे 10 मार्क्स और आ जाते हैं जो कि यहाँ पे हमने ऐड किया तो उसके पास वो पास हो जाता है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। ऐसे ही हम पवन के केस लेंगे। पवन पवन के केस में क्या है कि वो 45% ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो मतलब 0.45 ऑफ टोटल मार्क्स, लेकिन वो 15 मार्क्स ज़्यादा ले लेता है पासिंग होने से, तो मतलब कि इसका ज़्यादा मार्क्स आ गया तो हम इसमें से 15 मार्क्स घटा देंगे तो ये पासिंग मार्क्स के ये भी इक्वल आ गया। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को दोनों को बस हमें इक्वल करना है। तो पहली होगी 0.25 m प्लस 10 इक्वल टू 0.45 m माइनस 15। यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आएगी 125। अब आप इस m की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आप टोटल मार्क्स का जो एग्जाम हो रहा है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 125 हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करनी है कि कितना पासिंग मार्क्स है।
तो हम उस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। p इक्वल टू हमने फाइंड कर रखा था 0.25 इंटू एम प्लस 10। इसे कैलकुलेट करेंगे 0.25 इंटू 125 प्लस 10, जो कि आ जाएगा आपका 41.25। चलिए देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर 1 में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए पढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% per annum is half the compound interest of 16,000 for 2 years. At 10% per annum, the sum placed on simple interest is। तो चलिए हम पहले यहाँ पे जो भी गिवन डाटा दे रखी है वो लिख लेंगे। तो पहले हम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट की लिखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या क्या डाटा दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इधर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का लिख लेंगे। फॉर सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या क्या डाटा दे रखी है वो हम इस साइड लिख लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो वो आपका 60,000 रुपये दे रखी है। और उसके बाद से रेट की बात करें तो यहाँ पे आप रेट देख सकते हैं। रेट आपकी है 10% पर एनम। आर की वैल्यू है जो 10%, जिसे हम 0.10 भी लिख सकते हैं। और ड्यूरेशन की बात करें जो कि टाइम है आपके 2 years। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी रेट जो दे रखी है 8% दे रखी है, और जिसे हम 0.08 भी लिख सकते हैं। और टाइम की बात करें तो टाइम की वैल्यू दे रखी है आपकी 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट टू द होल पावर टाइम माइनस पी। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला याद ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपको रिलेशन दे रखी है, हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज। मतलब कि जो कि सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट बाय 2, ये हमें रिलेशन पहले यहाँ पे निकालनी है। तो चलिए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद से हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करके हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, और यहाँ से हम जो प्रिंसिपल हमें फाइंड करनी है वो यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी हो जाएगी 60,000 जो कि प्रिंसिपल है, इंटू 1 प्लस आपकी रेट हो गई 0.10 टू दी होल टाइम हो गई माइनस 60,000। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आती है 12,600 रुपये आपकी आएगी। जैसा कि क्वेश्चन में हमें रिलेशन दे रखा था सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट बाई 2। यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12,600 बाई 2 6,300 रुपीज आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना, अब आपको बस सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में पुट करना है और प्रिंसिपल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। यहाँ पे 6,300 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट आपकी क्या थी 0.08 इंटू आपकी टाइम थी 3 years। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी 26,250 रुपये। तो चलिए देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। ये आपका ऑप्शन नंबर है 4। आप इस फॉर्मूले को जरूर याद करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये और सिंपल इंटरेस्ट का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 20 years ago a man was 3 times as old as his son. Now the man is twice as old as his son. The sum of the present age of man and the son। हमें जो भी मैन है और उसका सन का प्रेजेंट एज का सम बताना है। तो चलिए पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू एस एंड मैन इक्वल टू एम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं द मैन इज ट्वाइस एज ओल्ड इज द सन। मतलब अभी के सिनेरियो में मैन है प्रेजेंट एज में वो 2 टाइम्स है सन का। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 ईयर्स एगो, मतलब 20 साल पहले की भी एक रिलेशन देख रखी है। 20 ईयर्स एगो, एक मिनट, 20 ईयर्स एगो की बात करें तो एम की जो एज है उसमें से हम 20 माइनस कर देंगे, जो कि 3 टाइम्स है सन की एज से। तो सन की एज में भी 20 माइनस करेंगे। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड। चलिए नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। आपकी हो जाएगी 2s माइनस 20
इक्वल टू 3s माइनस 60। यहाँ से आप सॉन की एज निकाल लेंगे जो कि 40 है। अब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो कि हमारा रिलेशन था m इक्वल टू 2s, यहाँ से 2 इंटू 40, m की वैल्यू आ जाएगी 80। और हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था m प्लस एस जो कि प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड करनी थी। m प्लस एज की वैल्यू क्या होगी? 80 प्लस 40 जो कि हो जाएगी 120। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 120 ईयर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम इन 10 मिनट्स। ए एंड बी है जो कि एक सिस्टम को 10 मिनट्स में फिल करता है, और बी है जो 20 मिनट्स में फिल करता है। वाइल ए थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 5 मिनट। अगर सी उसी फिल सिस्टम को एम्प्टी करते हुए तो 5 मिनट में खाली कर देता है। ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 4 मिनट। ए और बी को 4 मिनट तक ओपन रखा है हमने एट द बिगिनिंग, एंड सी ऑल्सो ओपन। 4 मिनट के बाद हम सी को ओपन कर देते हैं। इन व्हाट टाइम द सिस्टम एम्प्टी। हम जब ए प्लस बी को 4 मिनट तक चलाया, उसके बाद से सी को 4 मिनट बाद ओपन किया, तो कितने टाइम लगेंगे सी को खाली करने में? तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहले हम रेट लिख लेते हैं, किस रेट से पाइप को फिल करें। रेट की बात करें, पाइप है ए फिल्स, पाइप ए फिल करेगा 1/10 ऑफ सिस्टर्न पर मिनट। ए है जो 1/10 फिल करेगा, 1 मिनट में 1/10 पार्ट्स ऑफ सिस्टर्न को फिल कर देगा। ऐसे ही हम बी की फिल्स की बात करें तो 1/20 ऑफ सिस्टर्न पर मिनट वो फिल करेगा। और पाइप सी की बात करें, पाइप सी जो कि एम्प्टी करेगा, वो आपका कितना करेगा? मैं इसे एम्प्टी को माइनस साइन से यहाँ पे डिनोट करता हूँ, -1/5 ऑफ सिस्टर्न पर मिनट। ये इतने मिनट से रेट से इसे खाली करेगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले 4 मिनट की बात करें इन 4 मिनट्स। जब ए प्लस बी दोनों काम कर रहे थे, ए प्लस बी, तो 4 इंटू 1/10 रेट था किसका? ए का, प्लस 1/20 जो रेट था बी का। तो ये कितना फिलअप करेंगे? इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 6/10 आएगी, मतलब 0.6, मतलब 60% ऑफ सिस्टम ए प्लस बी फिल कर देंगे 4 मिनट में। 4 मिनट के बाद हम आफ्टर 4 मिनट, आफ्टर 4 मिनट हम अब टोटल रेट लिखेंगे, क्योंकि अब सी जो है वो भी हम एम्प्टी कर रहे हैं सी से। ए प्लस बी प्लस सी का हम रेट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ए का तो रेट था 1/10 से वो फिल कर रहा है, बी फिल कर रहा था 1/20 से, लेकिन अब सी भी आ चुका है 4 मिनट के बाद आफ्टर 4 मिनट, जो कि खाली कर रहा है, तो इसके लिए माइनस है, वो भी 1/5 से, 1/5 से ये इसे खाली कर रहा है। तो इसे आप देखेंगे तो -5/100, जिसे हम -0.05, ये माइनस डिनोट कर रहा है कि ये इसे एम्प्टी कर रहा है। अब क्या, हमें तो दोनों वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो ही चुकी है कि कितना फिलअप हुआ है और कितने रेट से वो खाली हो रहा है। तो अब हम टाइम टू एम्प्टी द सिस्टर्न, ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 0.05। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो 20 मिनट आपकी आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें आपको तर्क देना होगा कि ये प्रॉब्लम है, ये जो रिलेशन फॉलो कर रही है वैसे ही ये फॉर्म हो रही है, वैसे ही आपको बिल्डर में सेम जो भी ट्रिक उसमें लागू हो रही है वो आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। प्रॉब्लम की बात करें, PROBLEM, ये बन रहा है PSQYNFM। पी चेंज हो रहा है आपका, तो पी ही आ रहा है, मतलब पहले लेटर में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। सेकंड लेटर की बात करें आर, तो ये एस, मतलब अल्फाबेट में +1 ऐड हो गया। ऐसे ही हम बात करें ओ, तो ये क्यू हो जा रहा है, इसमें मतलब +2 ऐड हो गया। बी की बात करें 23 ऐड हो रखा है, वाई हो गया। एल की बात करें, इसमें +2 ऐड हो गया, तो ये आपका आ गया एन बन गया है। ई की बात करें, +1 इसमें ऐड है, एफ बन गया। एम की बात करें तो इसमें आपका नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं है, एम का एम ही है। सेम रिलेशन हम ऐसे ही बिल्डर के साथ करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिल्डर, BUILDER। बी में जैसे उसमें नो चेंज था, इसको भी हम नो चेंज करेंगे तो बी आएगा। यू है, इसमें +1 करते हैं तो आपका भी आएगा।
आई है, इसमें +2 करेंगे के आएगा। एल है, इसमें +23 करेंगे सी आएगा। डी है, इसमें +2 करेंगे एफ आएगा। ई है, इसमें +1 करेंगे एफ आएगा। आर है, इसमें नो चेंज, जैसे कि उसमें रिलेशन था, इसका भी आर आ जाएगा। मतलब बिल्डर का हमने उसी ट्रिक से क्या फाइंड कर लिया, बिल्डर का हमें आएगा बी भी के सी एफ एफ आर। ये आपका राइट आंसर है। ये आपको कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन का जो बोनस था, सबको मार्क्स इसमें मिले थे क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं था, तो ये बोनस क्वेश्चन था। आपका सही राइट है क्वेश्चन का, ये है बी बी के सी एफ एफ आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि ब्लड रिलेशन है। इसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन। तो चलिए हम रीड करते हैं। आभा इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अंकित। चारू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। चारू शुड कॉल्ड आभा। चारू क्या बोलेगी आभा को? तो चलिए पहले हम इसे डिनोट करके देखते हैं। आभा इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर, मतलब कि ये हो गया मैं, मेरी मम्मी मदर, उनका भाई ब्रदर है जो है अंकित। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन से हमें पता चलता है आभा इज डॉटर ऑफ माई मदर्स ब्रदर अंकित। इसे हम कैलकुलेट कर लें। उसको क्या बोले, चारू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब चारू क्या है, ग्रैंड डॉटर है, मतलब वो मेरी मम्मी का, मैं उसको वैसे ग्रैंड डॉटर होगी, मतलब वो यहाँ पे मेरी बेटी हो गई वो चारू। ठीक है, और यहाँ पे बोला चारू शुड कॉल्ड आभा। आभा कौन है? आभा यहाँ पे ब्रदर की डॉटर है। तो बस ये आपको बताना है कि चारू इसे आभा को क्या बोलेगी। अगर हम इसे हिंदी में बोले तो हम आप चारू इसे बुआ बोलेगी। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ये इसे आंटी बोलेगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। मतलब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, उसके अनुसार कंक्लूजन दे रखा है, ये कंक्लूजन सही है नहीं, ये आपको देखना है। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है नो ए इज बी, मतलब कोई ए है वो बी नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग सेपरेट सेपरेट है, ये आपका हो गया। सम बी इज सी, मतलब जो बी है उसमें कुछ सी भी है, ये भी हमने कर लिया। एटलीस्ट सम सी आर डी, मतलब जो सी है उसमें कुछ डी भी है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, डी यहाँ पे भी हो सकता है, या डी ये बी और सी का जो कनेक्शन है उसमें भी हो सकता है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी। तो चलिए क्या बोलता है, कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन बोलता है सम ए आर डी। सम ए आर डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और डी से तो कोई रिलेशन ही नहीं, तो ये तो आपका गलती है। उसके बाद से बोलता है सम बी आर डी। तो सम बी आर डी मतलब बी सी से कनेक्ट है, सी डी से कनेक्ट है, ये तो आपका सही है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ये तो एकदम सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 मई 1777। मतलब आपको बताना है कि 17 मई 1777 को कौन सा दिन था। तो इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि 19% फिट भी होता है। तो चलिए फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है आपका, डी प्लस 13 इंटू एम प्लस 1 बाई 5 प्लस वाई प्लस वाई बाई 4 माइनस सी बाई 4 प्लस 5c। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डी की वैल्यू यहाँ पे 17 हो जाएगी, मतलब डे बतानी है कौन सी डी है जो यहाँ पे 17 दे रखी है। एम की वैल्यू मतलब मंथ, कौन सी मंथ है, तो मई आपको कौन से मंथ में आता है, 5। उसके बाद से हम वाई की बात करें, वाई की वैल्यू आपको लिखनी है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। लास्ट 2 डिजिट क्या है आपका ईयर में, जो 77 है, इसमें आपका होगा लास्ट 2 डिजिट 77 आ जाएगा। उसके बाद से सी की वैल्यू जो लिखनी है आपको, सेंचुरी पार्ट ऑफ द ईयर, सेंचुरी पार्ट ऑफ द ईयर, वो आपका क्या है, वो आपका हो जाएगा 17। बस आप इसको फिलअप करें इसमें फॉर्मूले में। डे आपका था 17 प्लस 13, 13 इंटू 5 प्लस 1 बाई 5। ये आपका जो साइन है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का, इसे आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जैसे कि उसको आपको वैल्यू इसका लेना है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है 77/4 माइनस 77 17/4 प्लस 85। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 17 प्लस, अब आपको
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है आपको 15.6 होगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो प्लस 77 प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 19.25 का लेना है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.25 प्लस 85, तो ऐसे 17, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 77 प्लस 19 माइनस 4 प्लस 85, जो कि आपका हो जाएगा 209। अब इस 209 को आप, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 0 को हम संडे से डिनोट करेंगे, 1 को मंडे से, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को सैटरडे थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे से। जो भी आपका आएगा 209, उस आपको 7 से उसे डिवाइड करना होगा, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो इसे आप करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा 14 इन 69 63, आपका रिमाइंडर आ रहा है 6, आपका 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 को हम सैटरडे बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका सैटरडे कौन सा ऑप्शन में है 2। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला है जो कि बस 90% पे ही फिट होती है, कोई कोई एक्सेप्शन है जहाँ पे आपका आंसर गलत भी आ सकता है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लें। चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें ट्रेंगल फाउंड करना है कि कितने नंबर्स ऑफ ट्रेंगल है, तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख लें। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में बात करूं, ये है ऐसे, ऐसे और ऐसे। ऐसे अगर फिगर दिया होगा अगर आपको क्वेश्चन में, तो इसका जैसे एक ट्रिक होता है, आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 बेस लाइन है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको लिख लेना है, और इसको आपको बस ऐड कर देना है, तो आपको टोटल नंबर्स ऑफ ट्रेंगल कितने हैं इस फिगर में वो आपको फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 8 9 10, इस फिगर में 10 है, तो जैसे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपकी 10 हो जाएगी, और नीचे की तरफ भी ऐसे ही आप करेंगे तो 10, 10 प्लस 10 आपकी 20 आ गई। अब जब आप दोनों फिगर को मैच करेंगे तो आपको ध्यान से देखना होगा, इसमें और ट्रेंगल भी बन रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्रेंगल आपका ये बन रहा है बड़ा वाला, एक ट्रेंगल ये हो गया, एक ट्रेंगल आपका ये बन रहा है, दो ट्रेंगल हो गए, इधर भी आप देखेंगे तीसरा ट्रेंगल, और यहाँ पे आपका चौथा ट्रेंगल, मतलब 10 सबसे पहले आपको ऊपर वाले ट्रेंगल में बने, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, उसके से वैसे ही 10 नीचे वाले में भी बनेंगे, और जब आप दोनों फिगर को एक में मर्ज करेंगे तो 4 नए ट्रेंगल बन जाएंगे, मतलब 24 ट्रेंगल आपका टोटल इस फिगर में बनेगा, वो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का ही है, चलिए इसे पढ़ते हैं। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर ऑफ फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, मतलब हमारे पास पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है एंड यू, 6 फैमिली मेंबर है, इसमें से 2 मैरिड कपल है, मतलब जिनकी दो की शादी हो रखी है। चलिए आगे देखते हैं। टी आर डॉक्टर, टी डॉक्टर है, इज मैरिड टू अ टीचर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, टी की शादी हो रखी है किससे, टी जो डॉक्टर है, टी ये है आपका, ये आपका डॉक्टर है, इज मैरिड टू अ टीचर, किसी टीचर से शादी हो रखी है, हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, जो कि ये आपका मतलब कि इनके बेटे हो गए, सोन इस पे लिख दें आर एंड यू। अब इसकी किससे शादी हो रखी है वो हम आगे देखते हैं। क्यू इज द लोअर इज मैरिड टू पी, ये क्यू है जो कि एक लोअर है, इसकी पी से शादी हो रखी है, तो हम शादी का डिनोट ऐसे एरो से, दो एरो से डिनोट कर देते हैं। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन, पी का एक सन है एक ग्रैंड सन है, चलिए ठीक है, एक सन है एक ग्रैंड सन है। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ, एक है जो आपकी हाउस वाइफ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं देर इज वन स्टूडेंट पायलट इज फैमिली एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंडसन ऑफ द फैमिली। फिर से आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लें। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है, इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल, दो मैरिड कपल हैं, टी एक डॉटर है, इज मैरिड टू अ टीचर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, टी की जिससे शादी हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टी की शादी होगी किससे, अब तो एक ही बच्चा, ये दोनों तो बच्चे ही, और ये दोनों की तो शादी हो रखी, तो ये आपकी हो गई टीचर जिसकी शादी हो रखी है डॉक्टर से, ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्यू एक लॉयर है, इज मैरिड टू पी, क्यू की शादी हो रखी है पी से, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, उसके एक सन है एक ग्रैंडसन है, ऑफ द टू मैरिड लेडीज इज वन इज हाउस वाइफ, तो एक तो थी वो टीचर है, ये हो गई आपकी हाउस वाइफ हो गई, वन इज हाउस वाइफ, देर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, एंड मेल पायलट इज फैमिली, और एक फैमिली में है जो पायलट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन आपका क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दो सन देख सकते हैं, तो एक सन आपका होगा जो पायलट होगा,
और जो आपका ये ग्रैंडसन होगा वो आपका क्या होगा, स्टूडेंट होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एम। डायरेक्शन ऑफ के बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू एम। और यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखे हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। इसके अनुसार दिखाना है कि हम के का रिस्पेक्ट टू एम हम डायरेक्शन बता सकते हैं या नहीं, सफिशिएंट डाटा दे रखी है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इन सब क्वेश्चन में आप पहले एक डायरेक्शन बता दें जिससे आपको बहुत अच्छी होगी। जैसे आप ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इस साइड ईस्ट और इस साइड वेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या करें, एम इज 8 मीटर टू ईस्ट ऑफ एस। एम है जो कि एस से 8 मीटर की दूरी पे, ये सही है। क्यू इज टू नॉर्थ ऑफ एस। क्यू है जो कि नॉर्थ में है, मतलब क्यू कहीं इधर ऊपर की तरफ क्यू है, ठीक है। क्यू इज नॉर्थ ऑफ एस। पी इज 4 मीटर अवे फ्रॉम क्यू। कोई भी पी है वो क्यू से 4 मीटर अवे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं कर रखी कि किधर है। 4 मीटर दूर है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोई नहीं है, तो हम इसे 4 मीटर पे क्या है आपका पी है। के इज 2 मीटर टू द, अब पी से के मीटर, के इज 2 मीटर टू, मतलब यहाँ से पी से भी अब के है जो 2 मीटर पे है, उसका भी डायरेक्शन कोई फिक्स है ही नहीं। तो अब हमको बताना है के का एम से डिस्टेंस। तो ये हम यहाँ पे सफिशिएंट डाटा ही नहीं दे रखा, बस 4 मीटर अवे दे रखा कि वो उधर से है। तो इससे फर्स्ट से हम कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसका डायरेक्शन किधर है। कोई डायरेक्शन हम दे ही नहीं पा रहे हैं कि साउथ है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है या कोई है। तो क्यों है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका गलत है कि ये सफिशिएंट डाटा ही नहीं दे रहा। चलिए हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड की बात करें तो क्या है, के इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ जे। के यहाँ है, 12 मीटर, जे इधर है, ठीक है। क्यू इज 6 मीटर टू साउथ ऑफ के। क्यू है जो साउथ की डायरेक्शन में 6 मीटर पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू है। और उसके बाद एम इज द साउथ ईस्ट ऑफ क्यू। साउथ ईस्ट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये है, तो क्यू से साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे ये आपका एम इधर है। अब हमें देखना है ये सफिशिएंट डाटा है कि नहीं। तो हाँ, आराम से हम बता सकते हैं कि के का एम से किधर के डाटा है। तो एम से पहले इसने साउथ में आया, फिर उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ से हमें सफिशिएंट डाटा मिले कि हम के को एम की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। इफ डाटा insufficient, one alone is sufficient to answer the question। नहीं। इफ डाटा इन स्टेटमेंट 2 इज alone is sufficient to answer, हाँ, हम सेकंड से अच्छे से हम उसकी डायरेक्शन को बता देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। विच वेदा कंटेन्स गायत्री मंत्र, मतलब गायत्री मंत्र किस वेदा में पाया जाता है। तो ये आपका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र पाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन 1965। ये मिला था, तो हाँ ये सही है। मिस्टर गो चोक टोंग, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, वाज अवार्डेड जवाहरलाल नेहरू अवार्डेड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2023 2003। यस, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। मतलब ये आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ऑथर और बुक पोएम को हमें मिलान करना है। तो फर्स्ट है रसखान। रसखान किसने लिख रखा है, रक्षान आपको प्रेम वाटिका जी ने। सेकंड है जयदेव। जयदेव ने कौन सी बुक लिख रखी है, जयदेव ने गीत गोविंद लिख रखी है। थर्ड है कबीरदास। कबीरदास ने क्या लिख रखा है, कबीरदास ने बीजक लिख रखा है। फोर्थ है मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या लिख रखा है, ये तो आपको पता ही होगा, उन्होंने पद्मावत लिख रखा है। तो ये आपका ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, ये ऑप्शन नंबर 2 में आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन टू प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। मतलब प्रेसिडेंट है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू कहीं पे भी इमरजेंसी लगाते हैं, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द साइंस ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज। साइंस ऑफ अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं, इसे हम सिस्मियोलॉजी बोलते हैं। अगर आप स्टडी ऑफ एटमोस्फियर की करते हैं तो उसे हम मेट्रोलॉजी बोलते हैं। जियोलॉजी की बात करें, अगर आप स्टडी ऑफ अर्थ
फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी आप करते हैं तो उसे हम जियोलॉजी बोलते हैं। आप वोल्केनोलॉजी, ये तो आप टर्म से ही पता कर ले रहे होंगे, स्टडी ऑफ वोल्केनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आपको मैच द फ्लोइंग है, यहाँ पे माउंटेन के नाम दिए रखे हैं, वो कौन सी स्टेट में, कौन सी यूनियन टेरिटरी में पाए जाते हैं, ये आपको बताएंगे। मन्ना, मन्ना आपको उत्तराखंड में पाया जाता है। नथुला, नथुला आपका सिक्किम में पाया जाता है। जोजिला, जोजिला आपका लद्दाख में पाया जाता है। और लास्ट सिपकिला, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन की बात करें, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट हैज बीन रीनेम एज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट था उसका नेम चेंज करके नया नाम क्या बना है, तो वो है संभाजी नगर। ये भी आपका मेमोरी बेस्ड है, अगर आपको याद रहेगा तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट ऑफ ए स्टेट अनलेस। मतलब इंडियन पार्लियामेंट स्टेट के कौन कौन से नियम को कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो हमें देखेंगे। फर्स्ट है अपना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट टू डू सो, ये तो नहीं कर सकता। द राज्यसभा पासेज ए रेजोल्यूशन दैट इज नेसेसरी टू डू सो इन नेशनल इंटरेस्ट, ये सही है। द स्पीकर ऑफ विधानसभा सर्टिफाइड दैट द लेजिस्लेशन इज नेसेसरी टू द, ये गलत है। एंड लास्ट वन इज देयर इज नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी है तो लगा सकता है, ये भी सही है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बी एंड डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज ऑथर ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया, इसको किसने लिख रखा है, तो जोसेफ लीवलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज अपीयरेंस इन द प्ले ओथेलो बाय शेक्सपियर। जो शेक्सपियर का ओथेलो है उसमें कौन कैसे सीक्वेंस है कैरेक्टर का, उसको आपको बताना है। तो इसकी बात करें तो आपका ई ब्रबनीटो, ये ई है जो आपको फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा ओथोलो। थर्ड नंबर की बात करें तो आपका ड्यूक होगा। फोर्थ नंबर की बात करें तो वो आपका लोगो होगा, लागू। एंड लास्ट डी की बात करें तो कासियो। तो आपका हो जाएगा ई ए सी बी डी, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इसी के साथ हमने टोटल क्वेश्चन कर लिए जो कि एनसीटी 2023 में आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।